वेलकम टू आरके एक्सप्लेन्स। प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, भौतिक गुण। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें पहले हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे और उसके बाद हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की पढ़ते हैं पहले। अब इसमें सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे कि मोस्टली कौन कौन सी कैटेगरी की रिएक्शंस हेलो एल्केन दिखाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे RH यानी एल्किल हैलाइड निम्न 3 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। मोस्टली 3 तरह की केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। वो कौन कौन सी होती है? नंबर 1 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का जो मीनिंग है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें किसी यौगिक में अणु में कोई एक परमाणु या समूह हट जाता है और उसके स्थान पर नया परमाणु या समूह आ जाता है, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक को हटाकर दूसरे का वहां आ जाना। अब हटने वाला और उसकी जगह आने वाले ग्रुप नेचर में एक जैसे होते हैं। अगर वो न्यूक्लियोफाइल हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। सिंपल सा मीनिंग है इसका, ठीक है। और इसको हम डिटेल में आज इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन पहचाने जाते हैं इस अभिक्रिया से। ये इनकी सबसे खास, सबसे विशेष अभिक्रिया कैटेगरी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नंबर 2 है बच्चों विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया या जिनको अपन कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। बस खाली एक बार तो आपको ये नोट करना है कि ये 3 कैटेगरी है, बाकी एक एक है वो अपन फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें आती चली जाएंगी। विलोपन अभिक्रिया में मोटा मोटी आप ये जानते हैं कि किसी बड़े अणु में से अगर कोई छोटा अणु निकल जाता है बाहर, छोटा अणु अगर निकल जाए, विलोपित हो जाए, गायब हो जाए उसमें से, तो ऐसी जो रिएक्शंस हैं वो कहलाती हैं विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। तीसरी कैटेगरी की इनकी है धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शंस विद मेटल्स। और इनकी मेटल्स के साथ जो रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे ग्रीनियर अभिकर्मक की बात करें आप, मैग्नीशियम धातु के साथ जब RH की क्रिया होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, उससे ग्रीनियर रिएजेंट बनता। कितना महत्वपूर्ण रिएजेंट है, लगभग सभी कैटेगरी के यौगिक उससे बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर आपको पहली लाइन ये नोट करनी है इसमें कि एल्किल हैलाइड 3 प्रकार की रिएक्शंस दर्शाते हैं, 3 कैटेगरी की अभिक्रिया दिखाते हैं। कौन कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 कैटेगरी है विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शंस। नंबर 3 धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शंस विद मेटल्स। ये 3 कैटेगरी है। क्लियर बात है? चलिए अब एक एक कैटेगरी को लेकर हम अच्छे से समझेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। और इसमें सबसे पहले आता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि यहां पर लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सबसे ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट अभिक्रिया एल्किल हैलाइड होगी। नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी कह दें, नाभिक स्नेही कह दें, एक ही बात है ना। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मोटे तौर पर इसका अर्थ समझ लिया हमने। इसमें क्या होगा, एक नाभिक रागी, देखो जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं 2 तरीके के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल। मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा।
और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, एक्सेस होते हैं इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होता है जिसके ऊपर, वो पॉजिटिवली चार्ज जो नाभिक है न्यूक्लियस उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए उसको कहते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक रागी, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर बात है? तो इसमें हटने वाला और उसकी जगह जुड़ने वाले दोनों ग्रुप कैसे हैं? नाभिक रागी है, न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह दिया। इस रिएक्शन का जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही सरल शब्दों में यहां पर लिखा गया है कि इन तरह के रिएक्शंस में वास्तव में होता क्या है। इनमें दुर्बल नाभिक रागी, जो ऑलरेडी नाभिक रागी वहां जुड़ा हुआ है, जो वीक है, उसको हटाकर उसकी जगह प्रबल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ जाता है। प्रतिस्थापन में ये होता है। तो जब ऑलरेडी जुड़ा हुआ है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, उसकी जगह आएगा वो भी न्यूक्लियोफाइल है, तो हमारे दिमाग में आता है कि जब ऑलरेडी उसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है तो उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्यों आता है। तो यौगिक हमेशा उस रिएक्शन, उस परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं जिनमें उनका बॉन्ड पहले से क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए। जिस बॉन्ड के बनते समय ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा में जितनी कमी होती है, बनने वाला बंध उतना ही स्थायी होता है, उतना ही स्टेबल होता है। तो हमारे दिमाग में यह आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक नाभिक रागी हट गया, दूसरा आ गया। इसलिए हुआ कि जो पहले से जुड़ा हुआ है वो आने वाले की तुलना में वीक, दुर्बल न्यूक्लियोफाइल है, उसका जो बॉन्ड है वो कमजोर है, और उसकी जगह वो रिप्लेस होगा तो वो जो बॉन्ड बनाएगा वो पहले वाले से ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो यौगिक या पदार्थ हमेशा स्थायित्व की ओर बढ़ते हैं। तो दुर्बल जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हट जाएगा, उसके स्थान पर स्ट्रांग आ जाएगा। ये एक जनरल बात है कि भाई नाभिक रागी प्रतिस्थापन का मीनिंग क्या है, हमारा मीनिंग क्या है इससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो उसको ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है। ठीक है, अब बात अपने को बेसिकली करनी है हेलोएल्केन की, एल्किल हैलाइड्स की, आरएक्स की। तो उससे इस बात को समझा गया। देखो आगे लिखा, आरएक्स में जो X माइनस है, X उसके ऊपर चार्ज माइनस, ये एक अच्छा अवशिष्ट समूह, अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है इसका कि एल्किल हैलाइड में से जो X माइनस है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अच्छा लिविंग ग्रुप होने का मतलब वो इजीली निकल जाता है X माइनस के रूप में, और अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए ये आसानी से हट जाता है, और उसके स्थान पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये सिंबल है न्यूक्लियोफाइल का बच्चों, NU, और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल पे होता है पॉजिटिव। तो ये सिंबल आपको पता है, इलेक्ट्रोफाइल को हम इस तरह से लिखते हैं और न्यूक्लियोफाइल को इस तरह से लिखते हैं। क्लियर बात? NU ये माइनस चार्ज है इसके ऊपर, ये ध्यान रखना, ये माइनस चार्ज है इसके ऊपर, इस तरह से लिख सकते हैं आप, है ना। X के ऊपर भी ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो ये आसानी से हट जाता है। तो सबसे बेसिक बात जो रिएक्शंस में बहुत काम आने वाली है अपने कि एल्किल हैलाइड्स का जो X माइनस है, X माइनस इसलिए कहा, ये बात पहले पढ़ चुके हैं हम, द नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड हमने पढ़ी थी, उसमें कहा था कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है वो, और X के ऊपर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, है ना। तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज है X माइनस, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, आराम से निकल जाता है ये, और ये हट जाएगा तो उसके स्थान पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो उसकी तुलना में स्ट्रांग है वो आकर जुड़ जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए इसकी जो मैकेनिज्म है वो लिख लेता हूं मैं यहां पर, उसको आप साथ साथ देखें ध्यान से और समझें, बहुत महत्वपूर्ण इसकी मैकेनिज्म। तो बच्चों हमने क्या किया कि हमने ये देख लिया कि ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन की एक वैलेंसी तो ये होगी, शेष 3 को इस तरह से दिखा दिया हमने, ठीक बात है। CH कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बारे में हम जानते हैं कि कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और हेलोजन पर नेगेटिव। इतनी बात ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या होता है कि दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो इस X माइनस की तुलना में स्ट्रॉन्ग है वो आता है,
तो इसको अपन लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये देखो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहां पर से, है ना। और अटैकिंग न्यूक्लियो, आगे मैकेनिज्म में इस बात को डिटेल से हम समझेंगे कि जिस तरफ ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, अगर इस साइड से आएगा तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इससे बचने के लिए जिधर पहले से ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है उसके अपोजिट साइड से आता है, इसलिए इधर लिखा है इसको हमने, ठीक है। ये बातें आगे डिस्कस कर लेंगे हम, SN2 SN1 मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे। फिलहाल आपको केवल ये समझना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, वो बताएगी ये रिएक्शन। तो अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों एक को हटाकर उसकी जगह दूसरे का आ जाना, ठीक बात है। उस एक को हटाकर दूसरे का आ जाना, उस बात को समझ रहे हैं हम। तो यहां पर बच्चों क्या हुआ, कार्बन हेलोजन बंध टूट जाएगा, X है वो माइनस के रूप में हट जाएगा और उसके स्थान पर नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो उसको दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए कार्बन के ऊपर मैंने जोड़ दिया नया न्यूक्लियोफाइल NU, ठीक बात है, और ये निकल गया X माइनस। तो इस पूरे प्रोसीजर में क्या बात समझ में आई आपके कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं, जिनमें बंध है कार्बन और हेलोजन के बीच में, वो पोलराइज्ड है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की ज्यादा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये बॉन्ड है वो टूट जाता है और X माइनस हटकर उसके स्थान पर नया जो इसकी तुलना में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो यहां पर जुड़ जाता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल X माइनस हट गया, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, तभी तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा सब्स्टिट्यूशन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल हट जाता है और उसकी जगह दूसरा जुड़ जाता है। ये पूरी मैकेनिज्म है बच्चों, क्लियर है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं अपन। अच्छा, एक बात, ये जो मैकेनिज्म आपने नोटबुक में अपने लिखी है, उसके साथ एक ये चीज और इसमें आप नोट करेंगे कि SN1, देखो शॉर्ट में इसी को कहा जाता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी के आगे कोष्टक में बच्चों आप इसका ये सिंबल लिख लेना, S आप लिखेंगे, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक, इसको क्लियर करने के लिए S के नीचे हम लिखते हैं N। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शॉर्ट में, संक्षेप में लिखने का इसका तरीका या इसका जो सिंबल है वो होता है SN। इनको हम क्या बोलेंगे, SN रिएक्शंस। SN नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड अपन कह रहे हैं कि जो SN अभिक्रिया, SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, ये एल्किल हैलाइडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इनकी। मतलब एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा जो कॉमन रिएक्शन है वो इनकी यही है, सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी की रिएक्शन देते हैं हेलो एल्केन। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक तरह से पहचान है इनकी हेलो एल्केन्स की कि वो सबसे ज्यादा या मोस्ट कॉमन इनकी जो रिएक्शन है वो यही होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके मोस्ट कॉमन या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होने के पीछे का जो रीजन है वो क्या है, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इनमें जो X होता है, X माइनस के रूप में निकलता है, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इस वजह से इनमें ये सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्लियर है इतनी बात में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हमने कॉमन तरीका देखा कि हाँ भाई इस हिसाब से ये रिएक्शन होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, जिससे हमारी बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स में इस तरह से हो रही है। आगे बढ़ जाए, चलिए ये बच्चों हो जाएंगे अपने एग्जाम्पल्स। देखो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल्स, उदाहरण। तो ये अपने उदाहरण हो गए। पहला उदाहरण देखें इसका, एग्जाम्पल नंबर 1 इसका देखें। एल्किल हैलाइड जलीय क्षार के साथ क्रिया कर एल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्कोहल। थोड़ा सा यहां पर स्पेस कर लेते हैं अपन
ताकि रिएक्शंस को हम आराम से लिख सकें। चलिए ओके, पहला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 1। तो उदाहरण हेडिंग आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे और उसके बाद ये आपको नोट करना है। एल्किल हैलाइड जलीय क्षार। अब जलीय क्षार में आप जलीय NaOH भी ले सकते हैं, जलीय KOH भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो इसीलिए ऑब्लिक लगाकर दोनों को लिखा गया, लेकिन वो जलीय होना चाहिए, एक्वेटिक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला एग्जाम्पल बच्चों आप नोट करेंगे, एल्किल हैलाइड यानी जो हेलो एल्केन है RH, उनकी जलीय क्षार के साथ क्रिया होती है तो एल्कोहल बनते हैं। आगे एल्कोहल अपन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये रिएक्शन फिर से अपने काम में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर एल्कोहल की प्रिपरेशन में हम पढ़ेंगे इसको कि एल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं। तो हम कहेंगे एल्किल हैलाइडों की जलीय क्षार से क्रिया होने पर एल्कोहल बनते हैं, तो वहां रिपीट होगी ये अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। रिएक्शन लिखता हूं मैं, देखें इसको आप। एल्किल हैलाइड हो गया RH, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया? जलीय क्षार, कोई सा भी ले सकते हैं, NaOH KOH, जैसे मैंने ले लिया NaOH, ठीक बात है। कैसा होना चाहिए? वो जलीय, जलीय है। इसको बताने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, जो क्षार है उसके नीचे हमने कोष्टक में लिख दिया AQ, इट मीन्स एक्वेटिक है। देखो NaOH होता है वो ठोस होता है, अगर इसको पानी में डालकर घोलकर इसका सॉल्यूशन बना लिया वो एक्वेटिक NaOH हो गया। अगर इसको एल्कोहल में घोल लें तो वो एल्कोहलिक क्षार हो जाता है, एल्कोहलिक NaOH हो जाता है। इस रिएक्शन में एक्वेटिक NaOH जलीय क्षार काम में आएगा। ये बार बार मैं इसलिए जोर दे रहा हूं इस पे क्योंकि दोनों क्षार अलग अलग ढंग से काम करते हैं। जलीय क्षार है वो प्रतिस्थापन करता है, जबकि एल्कोहलिक क्षार होता है वो विलोपन करता है, एलिमिनेशन करता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्षार के साथ ये देखना कि वो किस तरह का है, एक्वेटिक है या फिर एल्कोहलिक है। बाकी आप समझ गए। इसमें X माइनस NaOH में माइनस ग्रुप कौन सा है? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो X नेगेटिव हट जाएगा, OH नेगेटिव उसकी जगह पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये हो गई रिएक्शन ROH प्लस NaX। क्लियर बात है? तो ये अपने क्या बन गए बच्चों यहां पर? एल्कोहल। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने देखा और इससे हमें पता लगा कि वास्तव में जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं RH, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ी आसानी से देते हैं। जैसे ही एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने एक्वेटिक NaOH से करवाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसका जो न्यूक्लियोफाइल था NaOH का OH माइनस, वो जुड़ गया किसकी जगह पर? X माइनस। X माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो हट गया, उसकी जगह पर OH माइनस आ गया, तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक। X माइनस और OH माइनस दोनों क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल्स हैं। X माइनस नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल है। और NaOH में OH माइनस है, वो न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल हट गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर बात? ये पहला एग्जाम्पल हो गया। चलिए इसके बाद फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एल्किल हैलाइड सोडियम ऑब्लिक पोटेशियम लिखा ना, कोई सा भी ले सकते हैं, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से क्रिया कर ईथर बनाते हैं। तो एल्कोक्साइड क्या होता है पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो एल्कोहल जो है ROH, इस एल्कोहल में इसका H हटकर इसके स्थान पर यदि सोडियम या पोटेशियम कोई धातु जुड़ जाए तो वो एल्कोक्साइड होते हैं। एल्कोहलों के आगे पढ़ेंगे हम, एसिडिक नेचर होती है इनकी, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं ये। तो धातु के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन तो निकल गई, उसकी जगह क्या जुड़ जाता है? जिस भी धातु के साथ क्रिया करेंगे, जैसे सोडियम के साथ क्रिया करवाई तो जुड़ गया RONA, तो इसको कह देंगे सोडियम एल्कोक्साइड। यहां पोटेशियम होगा तो उसको कह देंगे पोटेशियम एल्कोक्साइड। ठीक बात है? अब कह रहा है कि यदि आपने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम किसी भी एल्कोक्साइड से करवा दी तो ईथर बनेगा। इस रिएक्शन को देख लेते हैं। तो हमने ले लिया एल्किल हैलाइड बच्चों, ठीक बात है।
सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड। मान लीजिए हमने पोटेशियम का लिया तो KOR, इस क्रम में लिख रहा हूं। इस क्रम में इसलिए लिख रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ये पास पास लिखकर हम इस तरह से दिखा सकें कि ये KX निकल गया यहां से, ठीक है। तो KX निकल गया तो बच्चों इसमें क्या रह गया बोलो? KX निकलने पर यहां पर क्या बच गया? OR। देखो RONA, इसमें Na या पोटेशियम जो भी है वो तो होता है पॉजिटिव, और OR जो होता है वो होता है इसमें नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो नेगेटिव ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता है वो जुड़ता है, तो OR है वो किसकी जगह जुड़ गया? X की जगह। तो X की जगह जुड़ गया तो बच्चों देखो क्या बन गया? R, और X की जगह आ गया OR, तो OR। और ये पोटेशियम और इस X के साथ ये बन गया KX, पोटेशियम हैलाइड। और ये जो यौगिक है ROR, ये कौन से यौगिक होते हैं? ईथर। ये कौन से यौगिक हैं? ईथर। तो देखो इससे एल्कोहल भी अपन बना सकते हैं और ईथर भी बना सकते हैं। अगर जलीय क्षार से अभिक्रिया की तो एल्कोहल, और अगर एल्कोहल के एल्कोक्साइड से अभिक्रिया की तो सेम उसी प्रकार का न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन होकर ईथर बनते हैं। क्लियर बात है? ये दोनों रिएक्शन आपके अच्छे से समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एल्किल हैलाइड अमोनिया से क्रिया कर एमिनो का अमोनिया से क्रिया करते हैं तो एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को एल्किल हैलाइड्स का अमोनिया अपघटन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब एमीन वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, विरचन की विधियां कि भाई एमीन कैसे बनाई जाए, उनमें मुख्य विधि आएगी ये। यही थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां ज्यादा डिटेल में नहीं देखना, केवल समझना है, लिखना कम है। चलिए रिएक्शन को मैं लिखता हूं बच्चों। ये हो गया अपना एल्किल हैलाइड, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन है? अमोनिया के साथ, NH3। तो अमोनिया की 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है इसमें। एक हाइड्रोजन X के साथ क्रिया करेगी और कौन सा अणु निकल जाएगा? HX। तो यहां क्या बचा? NH2। वो NH2 एल्किल समूह पर जुड़ गया तो RNH2। और RNH2 कौन सी एमीन होती है? बोलो फटाफट। 1 डिग्री एमीन। कौन सी होती है? 1 डिग्री एमीन। ठीक बात है। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन के लिए 3 हाइड्रोजन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन एक ही हाइड्रोजन का हुआ है फिलहाल। तो अगर इसको 1 डिग्री एमीन को, सभी एमीनों में नाइट्रोजन पर एक एलपी होता है, अगर सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको फिर से एल्किल हैलाइड का अणु मिल जाए तो ये फिर से सब्स्टिट्यूशन होगा। एक हाइड्रोजन और इसके X के साथ HX के रूप में निकल जाएगा, बचा हुआ R फिर उसकी जगह जुड़ गया तो बच्चों ये बन गया RNHR। और नाइट्रोजन पर इस तरह से 2 एल्किल समूह जुड़े रहते हैं तो उसको कहते हैं 2 डिग्री एमीन। ठीक बात है। चलिए अभी भी इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन के लिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो फिर से अगर एल्किल हैलाइड का एक अणु काम में आता है तो वो भी हट जाएगा, उसकी जगह भी क्या जुड़ जाएगा? एल्किल समूह जुड़ जाएगा। ये बन गया 3 डिग्री एमीन। और ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों कि यहां भी ये रिएक्शन पूरी नहीं होती है, क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर एलपी है और इस एलपी को काम में लेकर ये एक RX के अणु को अपने साथ और जोड़ सकता है। और वो जोड़ेगा तो R3 तो ऑलरेडी है, एक और हो गया तो कितने R हो गए? 4। और नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। और हेलोजन लेता है तो उसके ऊपर कैसा आ गया? नेगेटिव। और इनकी जो ज्योमेट्री होती है, संरचना होती है, वो चतुष्फलकीय होती है, इसलिए इनको कहते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है,
कि एल्किल हैलाइड जब अमोनिया से क्रिया करते हैं तो एमिनो का मिश्रण बनता है। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन बनती हैं। इसके साथ साथ चतुष्क अमोनियम लवण क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट भी बनते हैं। अब इसमें छोटी सी बात एक डिस्कस करें कि हम चाहते हैं कि इसमें आगे वाले 2 डिग्री 3 डिग्री और ये चतुष्क लवण ये न बने, हम चाहते हैं कि मोस्टली प्रोडक्ट यही बने, यहां आकर ये रिएक्शन पूरी हो जाए, आगे नहीं बढ़े ज्यादा। तो इन दोनों में से किसको एक्सेस में लेना होगा? अगर किसकी मात्रा को हम ज्यादा लें, एल्किल हैलाइड की मात्रा ज्यादा लें अमोनिया की? अमोनिया की, क्योंकि देखो 1 डिग्री से आगे क्यों बढ़ रहा है? जब RX का अणु मिल रहा है इसको तभी तो 2 डिग्री बना, फिर से RX का अणु मिला तभी तो 3 डिग्री। अगर हम RX कम लें और NH3 की मात्रा ज्यादा लें तो मोस्टली 1 डिग्री एमीन ही इसमें बनेगी। खैर ये बातें फिर से अपन एमीन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं। नोट कर लिया ये आपने? आगे बढ़ जाए अपन। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 4 देखें बच्चों। 4 और 5 ये दोनों एग्जाम्पल इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं, काफी उपयोगी है। ये कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे इन दोनों को अपने को कंपैरिजन करते हुए पढ़ना है। ठीक बात है। देखो आप कंपैरिजन में दोनों में रिएक्शन दिखने में एक जैसी लग रही है आपको, लेकिन दोनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट अलग अलग आते हैं। ये देखिए हेलो एल्केन की जब KCN या NaCN यानी पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड से क्रिया होती है तब तो बनते हैं साइनाइड्स बनते हैं। ठीक है। और अगर हेलो एल्केन की AgCN से अभिक्रिया होती है तब आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। स्ट्रक्चर वाइज देखने में तो ये एक जैसे लग रहे हैं अपने को, लेकिन फिर ये फर्क क्यों? इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, दोनों की रिएक्शन लिखेंगे हम और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले रिएक्शन देखते हैं। हेलो एल्केन की KCN NaCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हेलो एल्केन RX KCN तो हमने लिख दिया KCN। ठीक है। साइनाइड ग्रुप KCN में आपको पता ही है बच्चों, K पॉजिटिव होगा और CN नेगेटिव होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, CN माइनस यहां जुड़ जाएगा और X माइनस हटकर यहां आ जाएगा। ठीक बात है। तो हमने लिख दिया RCN और साथ में KX और RCN ये होते हैं साइनाइड। क्या होते हैं? साइनाइड। क्लियर बात है। अच्छा सेम सी दिखने वाली रिएक्शन यहां होती है तो देखो AgCN के साथ होती है तो बच्चों प्रोडक्ट में किस तरह से फर्क आता है उसको समझें आप। यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा और सब्स्टिट्यूशन होगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा यहां। आइसोसाइनाइड्स। ये प्रोडक्ट क्या बना? आइसोसाइनाइड। इनकी जो बॉन्ड की स्ट्रक्चर है साइनाइड और आइसोसाइनाइड में अच्छी तरह से देख लीजिए। यहां पर साइनाइड में जुड़ने का काम कौन करता है? कार्बन। एल्किल समूह के साथ कौन जुड़ता है? कार्बन। तो अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन जुड़ रहा है, CN में से कार्बन बंध बना रहा है, तब वो कहलाएंगे साइनाइड। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, कार्बन के बॉन्ड 3 और 1 4 हो गए, नाइट्रोजन के 3 होते ही हैं। ठीक बात है। साइनाइड में आइसोसाइनाइड में क्या होते हैं? पूरे ग्रुप में 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन इसमें है, इसमें भी 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन है, लेकिन जुड़ने का काम, बॉन्ड बनाने का काम कार्बन नहीं करके कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। कौन करता है? नाइट्रोजन। देखो एल्किल समूह के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, इसीलिए इस श्रेणी के जो यौगिक या जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको अपन कहते हैं आइसोसाइनाइड। तो जब बॉन्ड कार्बन बनाता है तो वो यौगिक होते हैं साइनाइड, जब बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है तो वो होते हैं आइसोसाइनाइड। ये फर्क होता है। अब देखिए नाइट्रोजन सामान्यतः संयोजकता इसकी 3 होती है, तो 1 2 3 बॉन्ड हो गए, और चौथा बनाने के लिए देखो अपना LP दे दिया उसने, किसको? कार्बन। इसीलिए तो ये एरो लगाया अपन ने। इस प्रकार से डैश के रूप में कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाया जाता है, सहसंयोजक बॉन्ड को दिखाया जाता है, और उप सहसंयोजक बंध जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाएं उस बॉन्ड को कहते हैं
उपसह संयोजक बंध। यहां पर उपसह संयोजक बंध बनाया और उसको दिखाने के लिए एरो तीर का निशान काम में लिया जाता है। किससे किस ओर? दाता से ग्राही की ओर। इसमें नाइट्रोजन अपना एलपी दे रहा है, दाता है ये, कार्बन को दे रहा है वो ग्राही है। क्लियर बात है? अब ये कारण समझ में नहीं आया आपने, ऐसा क्यों होता है भाई? ये साल्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं अपन लगभग एक से ही लगते हैं अपने को देखने में, तो ये क्या वजह है कि एल्किल हैलाइड KCN के साथ क्रिया करते हैं तब तो साइनाइड बनते हैं, और AgCN के साथ क्रिया करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। ऐसा क्यों? यही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो ये देखो नीचे लिखा हुआ नहीं यहां पर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड KCN से क्रिया कर साइनाइड बनाते हैं जबकि AgCN से क्रिया कर आइसोसाइनाइड बनाते हैं? क्यों? यहां पर जो ये दिमाग में अपने क्वेश्चन आया कि भाई ऐसा क्यों है, उसकी वजह यहां पर बता रहा है। तो वजह को समझते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों रिएक्शन आपने नोट कर ली, तो इस वजह को बच्चों हम समझें तो बेसिकली इसकी जो वजह है वो है दोनों प्रकार के यौगिकों की नेचर में डिफरेंस का होना। KCN, NaCN ये जो होते हैं ये आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब जैसे KCN की बात करें तो इसमें अपन कहते हैं K+CN-। ठीक है, Cn- है, इसका मतलब पूरे Cn पे है माइनस। पूरे Cn का मतलब कार्बन पर भी माइनस है, नाइट्रोजन पर भी, पूरे Cn पे है। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर देने में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों कैपेबल हैं, दोनों सक्षम हैं। और कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कार्बन जुड़ जाता है, साइनाइड बन जाते हैं। जबकि AgCN होता है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। ये कैसा कंपाउंड है? ये सह संयोजक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है इसमें, सह संयोजक है ये। अब सह संयोजक है तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, और नहीं होगा तो आपको पता है कि कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन इलेक्ट्रॉन पेयर देने में सक्षम है? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास Lp होता है, लोन पेयर होता है, कार्बन के पास नहीं होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करेगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बंध बनाएगा, तो नाइट्रोजन बंध बनाएगा तो बन जाएंगे आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस बात को थोड़ा और क्लियर कट समझते हैं हम, और अच्छे से इस बात को बच्चों क्लियर करते हैं। तो इसको आप नोट भी कर लें, लिख लें यहां पर। इसका जो आंसर है बच्चों वो आप नोट कर लेंगे। क्या कहेंगे अपन कि KCN कैसा यौगिक है? आयनिक, आयनिक यौगिक है। आता है, आयनिक यौगिक है, आता है। इसके कार्बन व नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम है, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज हो गया ना। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उनके पास। पूरे Cn पे नेगेटिव चार्ज होता है, KCN में K पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, मतलब पूरे Cn पे नेगेटिव है, कार्बन पर भी है, नाइट्रोजन पर भी है। दोनों ही के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, ज्यादा है, दे सकते हैं वो। तो दो विकल्प मिल गए यहां पर अपने को, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों दे सकते हैं। तो दोनों दे सकते हैं तो कौन सा देगा? कार्बन देगा। उसका कारण देखते हैं। दोनों देने में सक्षम हैं, लेकिन कार्बन कार्बन बंद Cn यानी कार्बन नाइट्रोजन बंद की तुलना में अधिक स्थायी है, अतः साइनाइड बनते हैं। लेकिन AgCN सह संयोजक यौगिक है, इसमें केवल अब सह संयोजक है तो Cn पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, और नहीं है तो अब तो खाली नाइट्रोजन के पास Lp है, वही दे सकेगा। इसमें केवल
नाइट्रोजन N ही इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम है, अतः आइसोसाइनाइड बनते हैं। ये कारण बहुत अच्छा क्वेश्चन कि KCN साइनाइड बनाते हैं, AgCN के साथ क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है KCN आयनिक यौगिक है, कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में कार्बन देता है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो कार्बन नाइट्रोजन की बजाय ज्यादा स्टेबल है। AgCN है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक है, इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर देने में सक्षम नहीं है, केवल नाइट्रोजन ही अपना जो Lp होता है वो देने में सक्षम है। अतः नाइट्रोजन बंध बनाता है, और नाइट्रोजन बंध बनाएगा तो उन यौगिकों को क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद ठीक ऐसा ही हमें NO2 के मामले में भी बच्चों देखने को मिलता है कि जब KNO2 के साथ क्रिया करवाते हैं तब तो बनता है एल्किल नाइट्राइट। रिएक्शन लिख देता हूं मैं यहां पर, RH हेलो एल्केन हो गया, KNO2 के साथ रिएक्शन हो गई पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, तो बन गया एल्किल नाइट्राइट RONO। नाइट्राइट की ये स्ट्रक्चर होती है बच्चों, अच्छे से देखें इसको आप। इनको बोलते हैं एल्किल नाइट्राइट, शब्द लिखा हुआ ना, इनका नाम है RONO। यानी NO2 को यदि हम देखें तो बॉन्ड बनाने का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो NO2 में से जब ऑक्सीजन बंध बनाता है, ऑक्सीजन जुड़ता है किसी दूसरे समूह के साथ, तब उनको कहा जाता है नाइट्राइट। ध्यान रखना इस बात का। और इसमें इस मामले में थोड़ा सा अपने को अलग देखने को मिलेगा कि हेलो एल्केन AgNO2 के साथ जब क्रिया करते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनते हैं। कैसे? इनमें क्या फर्क होता है? रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहां पर, RH प्लस AgNO2, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको बच्चों गौर से देखें आप, ये देखिए, इसमें NO2 में एल्किल समूह के साथ जुड़ने का काम कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। यहां एल्किल समूह के साथ कौन जुड़ा था? ऑक्सीजन। है तो दोनों ही NO2, N 2 ऑक्सीजन, इसमें भी N 2 ऑक्सीजन, दोनों NO2 है। जैसे वहां पर दोनों में CN था, लेकिन साइनाइड में कार्बन जुड़ रहा था, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन जुड़ रहा था। ठीक वैसे ही इसमें है तो NO2 ही पूरा का पूरा, लेकिन NO2 में से अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो वो तो है नाइट्राइट। क्लियर करें दिमाग में, अगर NO2 में ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्राइट, और अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रो। ये फर्क है। तो ये नाइट्रो एल्केन है RNO2, इस तरह की स्ट्रक्चर यदि है इसमें, और ये वाले क्या है? एल्किल नाइट्राइट। तो जो अंतर यहां पर KCN AgCN का हमने देखा था, ठीक वैसा ही अंतर यहां पर भी अपने को देखने को मिल रहा है कि KNO2 के साथ बनते हैं नाइट्राइट, जबकि AgNO2 के साथ बनते हैं नाइट्रो एल्केन। तो ये कंपैरिजन के रूप में ये दोनों रिएक्शन कंपैरिजन के रूप में आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इन चारों रिएक्शनों में एक इंपॉर्टेंट बात हमने और नोट की कि इनमें ऐसा नाभिक नहीं, ऐसा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जिसमें नाभिक रागी सेंटर या नाभिक रागी केंद्र 2 हैं। जैसे CN में दोनों काम कर रहे हैं, एक साइनाइड में C कर रहा है नाभिक रागी केंद्र का काम, वो जुड़ रहा है, और आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन जुड़ रहा है। इसका मतलब वो कैपेसिटी दोनों में हो गई ना, कार्बन में भी या नाइट्रोजन में भी। लेकिन एक समय में अटैक करने का या बॉन्ड बनाने का काम एक ही करता है। ठीक वैसे ही NO2 में देखो, दोनों ही नाभिक रागी केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। यहां ऑक्सीजन कर रहा है और यहां पर कौन कर रहा है? नाइट्रोजन कर रहा है। तो इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनमें 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही बंध बनाता है, एक ही भाग लेता है उसमें, ऐसे जो स्पेशल न्यूक्लियोफाइल हैं उनको बच्चों कहा जाता है उभयदंती नाभिक रागी, एम्बिडेंट
अच्छे से इस बात को समझाने के लिए कि उभयदंती नाभिक रागी यानी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में दो नाभिक रागी केंद्र होते हैं, दो होते हैं। जैसे NO2 की बात करें तो इसमें नाभिक रागी केंद्र दो हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन एक समय में एक ही जुड़ता है। यानी जब अटैक करते हैं वो, तो एक समय में ऐसा नहीं है कि दो नाभिक रागी केंद्र है तो दोनों एक साथ जुड़ जाए, वो ऐसा नहीं है। नाभिक रागी केंद्र दो हैं लेकिन जुड़ेगा उनमें से एक ही। तो उभय दंती नाभिक रागी या नाभिक स्नेही एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का यह मतलब है कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर या नाभिक रागी केंद्र तो दो होते हैं लेकिन एक समय में उनमें से एक ही जुड़ता है। जैसे CN में या तो C जुड़ रहा है या N जुड़ रहा है, NO2 में या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर नाइट्रोजन जुड़ रहा है। तो नाभिक रागी केंद्र होते दो हैं लेकिन एक समय में उनमें से केवल एक ही यूज होता है, एक ही जुड़ने में भाग लेता है। ऐसे जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं बच्चों, उनको कहा जाता है उभयदंती नाभिक रागी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई और इसके साथ आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे इसके। यही एग्जाम्पल जो दो हमने पढ़े, एक तो आप लिख लें CN माइनस और दूसरा लिख लें NO2 माइनस। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं और उनमें क्या फर्क है वो इन एग्जाम्पल्स में आ गई। तो दोबारा इस चीज को नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। CN वाले में हमने देखा था कि जब C जुड़ता है तो साइनाइड बनते हैं, N जुड़ता है तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। NO2 में हमने देखा कि ऑक्सीजन जुड़ता है तो नाइट्राइट बनते हैं और नाइट्रोजन जुड़ता है तो नाइट्रो बनते हैं। ठीक बात है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो इस तरह से बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने ये समझा कि हेलो एल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे उनमें ये मुख्य रूप से कौन कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन दिखाते हैं। तो हमने देखा 3 कैटेगरी है इनकी। एक तो SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी एलिमिनेशन रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन विद मेटल्स है। उनमें सबसे पहले हमने लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, क्योंकि ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो कैटेगरी है रिएक्शंस की वो यही है इनकी। अच्छा, ये इतने कॉमनली क्यों देते हैं ये रिएक्शन, ये इसका कारण मैकेनिज्म हमने समझी कि H- अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो हट जाता है, उसके स्थान पर दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाता है। और इसके पक्ष में ये हमने 7 एग्जाम्पल हमने देखे जो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि हाँ, एल्किल हैलाइड्स या जो हेलो एल्केन होते हैं वो बहुत इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट उपयोगी जो प्रोडक्ट हैं उनका निर्माण करते हैं। तो ये एग्जांपल्स अच्छे से नोट करने हैं आपको, इनको लर्न करना है, याद करना है। और अब अपन क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा बहुत महत्वपूर्ण, कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरीके से होती है। एक होती है यूनिमोलेक्युलर, दूसरी होती है बाईमोलेक्युलर। एक को हम कहेंगे SN1, दूसरी को कहेंगे SN2। तो उन दोनों मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें समझेंगे। उनको अच्छे से समझने के लिए आज का ये जो लेक्चर है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आप तैयार रहना इस लेक्चर को अच्छे से, कंसेप्ट को अच्छे से ग्रहण करके और नोटबुक में सारी बातों को लिख करके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।